दोस्तों, आज मैं आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी एक कहानी, चीफ गेस्ट। इसे मैंने एक बार फिर लिया है अपनी कहानी संग्रह कहना है कुछ से। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अवश्य ही पसंद आएगी। तो कहानी कुछ इस तरह से है। देवांग आज ऑफिस से 5:15 तक घर पहुंच गया है। साथ में उसका जूनियर ऑफिसर भी है, राजीव। उसे याद था अच्छी तरह कि आज उसे शहर के जाने माने बच्चों के स्कूल सेंट जॉन्स में बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित किया गया है। उस स्कूल का आज वार्षिक समारोह संपन्न होने जा रहा था, जिसके लिए बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार किए थे। इसके अलावा साल भर के हर क्षेत्र के मेधावी बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाना था। बच्चों के लिए हमेशा ही ये मौका बहुत खास होता है, अपनी कला, अपने हुनर को दिखाने और फिर पुरस्कृत होने का। वे और उनके संबंधित टीचरगण जी जान से इस समारोह की तैयारियों में रात दिन एक कर देते हैं। हर साल की ही तरह इस बार भी लोअर केजी से लेकर 8वीं तक के बच्चों ने अपनी पूरी मेहनत, लगन और जोश के साथ आज के इस खास दिन की तैयारियां की हैं। प्रिंसिपल महोदय मिस्टर राधा स्वामी अय्यर ने करीब 15 दिन पहले ही देवांग से, जो कि हाल ही में शहर का नया एसडीएम नियुक्त होकर आया है, वक्त ले लिया था कि वे अपने थोड़ा सा बहुमूल्य वक्त निकाल कर दीप प्रज्वलित करें और छोटे छोटे बच्चों को अपनी सफलता से प्रेरित करें, ताकि ये बच्चे भी उन्हीं की तरह इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता अर्जित कर सकें। देश की सबसे बड़ी और सबसे कठिन सिविल सर्विस प्रतियोगी परीक्षा पास कर अपने परिवार की, अपने स्कूल की और अपने समाज की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा सकें। उनके बोलों से खुद पर अभिमान से भर उठा था देवांग। प्रिंसिपल साहब बिल्कुल सही कह रहे थे। ये कठिन परीक्षा उसने 100% अपने बलबूते पर ही पास की थी और सम्मान के इस मुकाम तक पहुंचा था। परिवार के बदहाल आर्थिक हालातों के तहत न कभी कोई कोचिंग क्लास ले पाया और न ही कोई अन्य सुविधा। जहां उसके साथ तैयारी कर रहे बाकी बच्चे महंगी से महंगी कोचिंग वगैरह ले रहे थे, वह सिर्फ खुद पर और खुद के कठिन परिश्रम पर भरोसा किए हुए था। पिताजी की बाकी जिम्मेदारियों में उसके अलावा 2 जवान बेटियां और थीं, जिनकी शादियों की चिंता उन्हें उसकी कोचिंग से ज़्यादा सालती थी। पर हाँ, इन सब बातों से एक बात तो ज़रूर अच्छी हो ही जाती है, वह ये कि आपको खुद पर यकीन पुख्ता हो जाता है। पता है आपको कि जो करना है वह आपको खुद ही करना है। खुद उसके साथ भी वही हुआ। अपनी मेहनत, लगन और अफसर बनने के जोश जुनून में वह इस कदर डूबा कि प्रथम प्रयास में ही सफलता पाकर दम लिया। सफलता भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि टॉप 10 में उसका नाम रातों रात अखबारों और टीवी चैनल्स की सुर्खियों में छा गया। जगह जगह से टीवी चैनल्स वाले, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, न्यूज़पेपर्स वाले उससे बात करने पर तुले हुए थे। बस किसी तरह उसका थोड़ा सा वक्त मिल जाए उन्हें। और तब से अब तक यह सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी है। हर बढ़ते दिन के साथ जहां उसके सम्मान में बढ़ोतरी हो रही थी, वहीं कहीं न कहीं खुद पर उसका गुमान भी बढ़ता जा रहा था। उसे लगता कि मानो पूरी दुनिया ही जैसे उसकी मुट्ठी में कैद हो। आए दिन कहीं न कहीं से उसके लिए इस तरह के आमंत्रण आते ही रहते थे। कभी कोई समारोह तो कभी कोई, आज यहाँ उद्घाटन तो कल वहाँ। लंबी ट्रेनिंग के बाद इस शहर में उसकी एसडीएम के रूप में पहली पोस्टिंग। लोग सचमुच उसे हाथों हाथ लेते थे, पलक पावड़े बिछाए उसका इंतज़ार करते थे। चाहे वे कितनी भी देरी से पहुँचे,
मजबूरी थी उन बेचारों की। अपने शहर के ऐसे यंग डैशिंग हैंडसम आईएएस को अपना चीफ गेस्ट बनाना उनके लिए शान और शौकत की बात थी, यकीनन। तो फिर भैया क्या कहें, अब ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। फिर बड़े साहब जो ठहरे, खुद पर गुमान तो होना था ही। ज़बरदस्ती इंतज़ार कराना अब देवांग की आदत में ही शुमार हो गया था, चाहे उसकी ज़रूरत ना हो तब भी। जैसे आज इस वक्त हो रहा था। उस स्कूल के फंक्शन में जाना ही है, इसीलिए वे जल्दी घर भी आ गया है, लेकिन वो अभी जाएगा नहीं। मन बना रखा है कि इंतज़ार करा के ही जाना चाहिए चीफ गेस्ट को। जल्दी जाने में ठसका नहीं है कुछ यार। 6 बजने को आए थे। देवांग अपने जूनियर के साथ कुछ काम निपटाने में मसरूफ़ हो गया था कि उसको याद दिलाने की गरज से राजीव बोला, सर उस स्कूल के फंक्शन का वक्त हो गया है। सुबह प्रिंसिपल साहब का फ़ोन भी आया था कि आपको याद दिला दूं। अरे यार ऑफ कोर्स जाना है, तभी तो जल्दी आए हैं ऑफिस से। क्या वक्त बता रहे थे वे? सब कुछ याद होते हुए भी राजीव से पूछा देवांग ने। सर 6 बजे कार्यक्रम शुरू करने का कह रहे थे, साथ ही रिक्वेस्ट भी कि एसडीएम साहब 5:45 तक आ जाएं, ताकि 15 मिनट में दीप प्रज्वलन वगैरह निपटा कर 6 बजे बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू कर सकें। अरे राजीव, ऐसे प्रोग्राम भी कोई डॉट शुरू होते हैं क्या? 6 बजे तो कह रहे हैं वे, आधा 1 घंटा देरी तो मामूली बात है। 6:45 से पहले तो किसी भी सूरत में नहीं। यहाँ इतने कामों का प्रेशर है, वहाँ जल्दी पहुँचने से क्या फ़ायदा? देवांग ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को पढ़ते पढ़ते ही बिना अपना उत्साह दिखाए ही जवाब दिया। अरे सर, इस बार ऐसा इंतज़ार मत करवाइए, माफ़ करिए सर। छोटा मुंह बड़ी बात, ये बच्चों का स्कूल है। बच्चे तो बेचारे कितनी देर पहले ही तैयार होकर बैठ जाते हैं। वैसे भी सर नवंबर का महीना लग गया है, मौसम में अच्छी ठंडक आ गई है। जल्दी फ्री हो जाएंगे तो घर चले जाएंगे बेचारे ठंड में। इत्तेफाक से राजीव का बेटा भी इसी स्कूल में 3री क्लास में पढ़ता है। ये सोच के वो बहुत खुश था कि एक एसडीएम सर के साथ वह भी वीआईपी रो में बैठकर अपने बच्चे का प्रोग्राम देख सकेगा इस बार। मगर इस वक्त उसने अपनी यह मंशा उनके सामने जाहिर नहीं की। जान जाते तो शायद फिर जाते ही नहीं। वह इन बड़े अधिकारियों को जानता है। सत्ता और पावर का नशा इन अधिकारियों को आम जन से, उनकी भावनाओं से काफ़ी दूर ले जाता है। अब अच्छा, तुम हमें ये भाषण मत दो राजीव। वैसे ही आज थकान बहुत हो गई है। जल्दी यह सोच कर आया था कि थोड़ा आराम करके फिर उस स्कूल जाऊंगा, पर देखो कितना काम है अभी। बाकी काम बाद में देखूंगा। अब थोड़ा लेट लूं, फिर चलते हैं उस स्कूल। उसने फिर बंगला पियोन को वहीं से आवाज़ लगाई, राजवीर, राजवीर, राजवीर। जी जी हुजूर। एक अधेड़ उम्र का आदमी तुरंत भीतर से दौड़ता हुआ हाजिर हो गया। राजवीर, चाय पिलवाओ बढ़िया, अदरक वाली। मेरी चाय कमरे में पहुंचा देना और राजीव को यहीं दे देना। फिर वह उठकर भीतर जाते वक्त राजीव से बोला, चाय वाय पियो, चलते हैं अभी थोड़ी देर में। जी सर जी, जैसा आप कहें, बेहतर है। अभी राजीव को फटकार पड़ के चुकी थी, सो इससे ज़्यादा बेचारा और कहता भी क्या। देवांग भीतर अपने बेडरूम में चला आया। 5-7 मिनट में राजवीर भी उसकी मनपसंद चाय वहीं ले आया। चाय का प्याला लिए लिए ही देवांग अपने आरामदेह गुदगुदे मुलायम बेड पर आ गया और दूसरी साइड का तकिया भी उठाकर उसने अपने में मिलाकर अधलेटा सा हो गया। राजवीर से बोला, बस ऐसे ही लेटे रहने का मन कर रहा है राजवीर, आज कहीं जाने का मन नहीं हो रहा। तो लेट जाइए ना हुजूर, थोड़ी देर को आराम मिल जाएगा आपको। आप कहें तो शरीर दबा दूं थोड़ा। राजवीर ने हुजूर को खुश करने का मौका हथियाना चाहा। अब इन चपरासी लोगों को भी साहब की सेवा करने का इससे ज़्यादा क्या सूझे भला। खुश हो जाएं तो कभी चाय पानी का इंतज़ाम हो जाता है बस, और क्या। वरना तो जवान शरीर काहे की थकान गोया कि। पर साहब हैं भाई, अधिकार है उनका अपने मातहतों से ये सब सेवाएं लेने का।
अरे रहने दे, इस वक्त अभी तो जाना ही है, रात को ज़रूर दबा देना। देवांग ने भी पूरी सहाबियत जताई। वह भी तो कोई अपवाद नहीं। जी हुजूर जी, जैसा आप कहें, कहकर राजवीर बाहर निकल गया। गर्म गर्म चाय का सिप लेते लेते देवांग सोच रहा था स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में, उनके कार्यक्रम के बारे में, चीफ गेस्ट के बारे में। वह भी यहाँ तक बिना पढ़े लिखे तो नहीं पहुँच गया। उसने भी स्कूल टाइम में बहुत पार्टिसिपेट किया है ऐसे कार्यक्रमों में। बच्चों को, टीचर्स को, स्कूल वालों को खूब खूब आदत होती है अपने चीफ गेस्ट का इंतज़ार करने की। उसके आए बिना थोड़े ही प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। 7 बजे आएगा वह, उसने सोच लिया। बाहर बैठे राजीव ने तभी मोबाइल पर बताया उसे कि प्रिंसिपल साहब का अभी अभी फिर फ़ोन आया था। उसने तो कह दिया कि सर की अभी कोई मीटिंग चल रही है, ख़त्म होते ही आते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, तुमने बिल्कुल सही कहा राजीव, अभी चलते हैं बस। पर असल में तो इस फ़ोन का भी देवांग की सोच पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने 7 बजे जाने की सोच लिया था तो बस सोच लिया था। जिस दिन इस परीक्षा को क्लियर किया था, सोच लिया था कि उसे बहुत टफ अफसर बनना है, नॉट इजीली अप्रोचेबल। देखा था उसने इस बीच कई ब्यूरोक्रेट्स को, नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते। तैयारियों के दौरान चूँकि कोचिंग वगैरह लेने की तो सामर्थ्य थी नहीं, तो ज़रा बस थोड़ी सी गाइडेंस लेने की गरज से अपने मित्र के किसी अंकल के पास जाना हुआ था। पहले तो साहब मिले ही बड़े मुश्किल से, जबकि रिटायर्ड हो चुके थे 2-3 साल पहले, पर अफसरी का गुमान गया नहीं था। उसके बाद जैसे तैसे वक्त दिया भी तो बस अपने रुतबे, अपनी पोस्टिंग्स, अपने काम, मंत्रीगण में अपनी पहुंच और ताउम्र की उपलब्धियों का ही बखान करते रहे। ऐसे ही ट्रेनिंग के दौरान कई और सीनियर अफसरों से मुलाकात हुई थी। बाय गॉड, चेहरा इसका कदर टाइट रहता था हर वक्त कि भूल से भी स्माइल ना आ जाए चेहरे पर। कुछ पूछने में भी डर लगता था, जबकि अब तो वह भी इसी श्रेणी का था। कुछ बातें ज़िंदगी खुद ब खुद अख्तियार कर लेती है, बिना हमारे चाहे और बिना हमारे सोचे। बीते अनुभव खुद ही हमारी ज़िंदगी में शामिल हो, हमें अपनी मर्ज़ी से चलाते रहते हैं। बस उसके बाद तो देवांग ने 2-2 मुलायम गुदगुदे तकियों पर सिर टिकाए स्वादिष्ट चाय का लुत्फ़ उठाया। फिर अपनी बची हुई फाइल को पुलटते तकियों की टेक छोड़ दी और सीधा ही हो लिया बिल्कुल। लेटकर थोड़ी ठंड भी लगने लगी थी, सो लेटे लेटे अलसाए से ही उसने दोनों पैरों को झटक पटक कर रजाई खोल अपने ऊपर डाल ली। गरम चाय, नरम मुलायम बिस्तर, उस पर फाइलों के पढ़े जाने का अतिरिक्त परिश्रम, प्यारी नींद लुभाने के सारे सबब। नींद बेचारी बच के कहाँ जाती ऐसे में, प्यार से बस गई देवांग की आंखों में। बाहर बैठे बेचारे राजीव ने डरते डरते 1-2 बार राजवीर को भेजा भी देवांग को बुलाने, लेकिन हर बार हुजूर शायद सो गए हैं, मैं भला कैसे कुछ कहूँ उनसे, कहकर वो बेचारा अपना पल्ला ही झाड़ता रहा। राजीव बेचारा बुझे मन से इंतज़ार ही करता रहा देवांग के आने का। कहाँ तो वह फ्रंट सीट पर बैठ अपने बेटे की परफॉर्मेंस देखना चाहता था, और कहाँ अब बैक सीट पर भी बैठकर देखने के आसार नज़र नहीं आ रहे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे, अपने बच्चे का प्रोग्राम देखने चला जाए या फिर लाचार सा यहीं बैठ अपने बॉस के अगले आदेश का इंतज़ार करे। और अपने आप तो देवांग की जब नींद खुली तब तक 7:15 बज चुके थे। समय पर नज़र पड़ते ही वह चौंक कर, लिटरली उछल कर ऐसे बेड से रजाई पटक कर कूदा मानो अचानक किसी भयंकर कीड़े वीड़े ने डंक मार दिया हो उसे। ओ माय गॉड, ये तो 7:15 बज गए, बदहवासी में उसके मुंह से निकला। थोड़ा इंतज़ार कराना था बस, ना जाने की मंशा थोड़ी ही थी उसकी। वह अपनी इमेज टफ अफसर की रखना चाहता है, बस उसे ख़राब तो नहीं करना चाहता। बुज़ुर्गों ने सही कहा है कि किसी की अच्छी आदतें अडॉप्ट करो, बस बुरी नहीं, उससे खुद का ही नुकसान होता है। उसे खुद पर गुस्सा आया
कि इस वक्त बेड पर आने की ज़रूरत ही क्या थी आखिर। एक कमरे से ही चीखा, राजवीर राजवीर, ओ माय गॉड, कहाँ मर गया? जी हुजूर जी, उठ गया। वह महाशय भी घर के किसी कोने में बीड़ी सिगरेट फूंक रहे थे। कान के किसी कोने में हल्की सी जैसे सरसराहट सी महसूस भरी हुई अपने नाम की। भाई साहब, टन टन घंटियां सी बज गईं उसके दिमाग की। तुरंत सरपट भागा देवांग के पास। उठ गए कि बच्चे, जगाया क्यों नहीं मुझे? पता था ना कि जाना है मुझे अभी। अकारण ही निरीह प्राणी पर गुस्सा उतरने लगा। वो क्या कहता बेचारा, सर झुकाए खड़ा रहा। उसकी हिम्मत ही क्या थी आबेल मुझे मारने की। अब मेरे सर पर क्यों खड़े हो? देखो जाकर गाड़ी रेडी है कि नहीं। और वह राजीव, वह है ना बाहर कि वे भी चलते बने? वो तो बैठे हैं हुजूर। राजवीर ने हुजूर के मूड का तापमान भांपते हुए बिल्कुल धीरे से कहा। बोलो जाकर, 2 मिनट में आ रहा हूँ। चाय वाय तो पिला दी थी ना उसे? जी हुजूर, वो तो तब आप ही के साथ ही पिला दी थी। देवांग ने कुछ जवाब नहीं दिया तो राजवीर खामोशी से बाहर निकल आया। राजीव को भी भीतर के तापमान की खबर दे दी उसने बाहर आके तुरंत। देवांग जब तैयार होकर बाहर आया तो राजीव भी अपने बॉस के मूड के मुताबिक खुद को तैयार कर चुका था। वह तो बेचारा कब से मन मसोस से बैठा था। उस गरीब को तो बच्चे के प्रोग्राम में जाना था। देवांग ने बाहर आते ही पूछा, खूब फ़ोन आ रहे होंगे उस स्कूल से? जी सर, कुछ देर तक तो बराबर आते रहे। मैंने तो शुरू से ही कह रखा था ना सर कि कोई मीटिंग चल रही है ज़रूरी। बस वही कहता रहा कि अभी सर मीटिंग में ही हैं। राजीव ने अपनी समझदारी का पूरा परिचय दिया। ये तुमने बहुत सही काम किया राजीव। अब हम लोगों की व्यस्तता तो सबको पता ही है। उसने खुद को सही ठहराने की कोशिश की और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ गया। राजीव अपनी तारीफ सुनकर बच्चे का प्रोग्राम ना देख पाने का दुख भी भूलने लगा। स्कूल जाने के रास्ते में देवांग को याद आ रहे थे अपने स्कूली दिनों के ऐसे ही वार्षिक समारोह के दिन, जब वह लोग भी ऐसे ही चीफ गेस्ट का इंतज़ार किया करते थे और देरी होने पर सब संगी साथी कितना उसे कोसा करते थे। काफ़ी देर पहले से ही सज धज कर तैयार हुए बच्चे भूख प्यास और थकान से व्याकुल कुड़ते चिढ़ते रहते थे कि बेकार ही कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पढ़ाई का भी इतना लॉस हुआ और इस तरह इंतज़ार करते करते कार्यक्रम का भी उत्साह जाता रहा। मन होता था कि सब मेकअप वगैरह हटाकर घर भाग लो, मगर ऐसा कर नहीं पाते थे। वे बच्चे थे और उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें तो सिर्फ बाहर से आने वाले प्रिंसिपल सर के आदेश के अनुसार चलना होता था और प्रिंसिपल सर को आमंत्रित किए हुए चीफ गेस्ट के हिसाब से। देवांग को इस वक्त अपनी सोच पर कुछ शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। जो खुद उसने सहा था, कम से कम उसी का लिहाज कर उसे इस विद्या के मंदिर को तो बख्श देना था ना। रुतबा झाड़ने के तो कितने ही और मौके आए और आगे भी आते ही रहेंगे। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। आगे से ध्यान रखेगा कि उस स्कूल और बच्चों के मामले में उससे ऐसी गलती ना हो। इन्हीं सब सोचों में डूबते उतरते जब वे लोग उस स्कूल पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा तो बिल्कुल ही देवांग की सोचों से उलट था। सबसे पहले तो खुलवाने पर उस स्कूल का गेट खुला। गेट पर 2 गार्ड मुस्तैदी से खड़े थे। कहीं किसी के आने का कोई इंतज़ार ही नहीं दिखता था। इक्का दुक्का लोग अभी भी आ रहे थे बाहर से, शायद पेरेंट्स होंगे। ऐसे स्कूल के समारोह में पेरेंट्स की ही भीड़ रहती है जनरली। वो तो गेट में लगी एक छोटी सी खिड़की के रास्ते आ जा रहे थे। राजीव के बतलाने पर गार्ड ने गेट खोला और सैल्यूट ठोक कर उनकी गाड़ी को अंदर लिया। ऑडिटोरियम की डोर तक पहुंचते पहुंचते तो मधुर संगीत ध्वनियां देवांग के कानों में पड़ने लगी थीं। छोड़ के अपना काशी मथुरा, आके बसो मेरे नैन, तुम बिन पाऊं कैसे चैन, तरसे तुम मेरे नैन। कोई लड़की शायद मीरा बनी अपने कन्हैया को पुकार रही थी। उसके वहाँ जस्ट पहुँचते ही कान्हा की पुकार खत्म होके देश रंगीला मेरा देश रंगीला बजने लगा था। इसका मतलब तो प्रोग्राम चीफ गेस्ट के पहुँचने से पहले ही
फुल फ्लेजेडली शुरू हो गया था। देवांग को अपने लेट होने का एहसास था, फिर भी उसका दिमाग ठनक गया। क्या समय आ गया है। वहाँ मेहमानों को वेलकम करने के लिए 2 सीनियर बच्चे भी थे। वह आने वाले हर एक को आदर सत्कार सहित ऑडिटोरियम के भीतर पहुंचाकर उन्हें सही जगह बैठा रहे थे। स्कूल का इंतज़ाम पक्का दिखता था। वह बच्चे उन्हें भी भीतर ले जाने को हुए कि देवांग ने राजीव को प्रिंसिपल को फ़ोन करने को कहा। राजीव के फ़ोन करते ही प्रिंसिपल सर अपने 2 और टीचर्स के साथ तुरंत ही एसडीएम साहब के स्वागत के लिए बाहर आ गए। आदर सत्कार के साथ भीतर ले जाते हुए बोले, सॉरी सर, बहुत इंतज़ार किया आपका, पर आप मीटिंग में बिज़ी थे। ये बच्चों को परेशान देखकर कार्यक्रम में पधारी अपनी माताजी से ही दीप प्रज्वलित करा कार्यक्रम शुरू कराना पड़ा। माताजी को यहाँ के बच्चों से बहुत लगाव है सर। वह कहती हैं कि विद्या के इस मंदिर में अनुशासन और समय का महत्व पहले हमें खुद समझना चाहिए, फिर ही बच्चों को समझाना चाहिए। आप आइए सर, प्लीज़ आइए। आई एम श्योर सर कि बच्चों के जी जान से तैयार किए प्रोग्राम आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। आप कहें तो बच्चों के लिए आपके 2 शब्द बीच में ही रखवा लेते हैं सर, या आपका मन हो तो लास्ट में, जैसा आप कहें सर। प्रिंसिपल सर एसडीएम को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब बेचारे और क्या करते। माताजी तो बड़ी गुस्से में थीं ऐसे लापरवाह अफसर को चीफ गेस्ट बनाने पर, जिसे खुद समय की नज़ाकत का एहसास ना हो। वो भला बच्चों को क्या नसीहतें देगा। होगा बड़ा अफसर अपने घर का उनकी बला से। देवांग सिर्फ सुनता रहा। कहने को तो कुछ था ही नहीं इस वक्त उसके पास। कहता भी क्या। क्या बच्चों को कहने के लिए सचमुच ही 2 शब्द भी थे उसके पास। जैसे जैसे प्रिंसिपल साहब उसे वीआईपी सीट के नज़दीक ले जाते जा रहे थे, खुद पर से उसका गुमान उतना ही कम होता जा रहा था और शर्मिंदगी का एहसास उतना ही बढ़ता जा रहा था। उसी के बगल में बैठी उसकी जगह चीफ गेस्ट का दायित्व निभाने वाली प्रिंसिपल साहब की माताजी मुस्कुराकर उसका अभिवादन कर रही थीं, पर उसे लगा कि वह मानो उसे ठेंगा दिखा रही थीं। इन सब बातों से बेखबर स्टेज पर बच्चे एक के बाद एक शानदार प्रस्तुति पेश कर रहे थे अपने पूरे जोश के साथ। बैकग्राउंड में चक दे इंडिया फिल्म का जोश भरा संगीत देखने वालों में भी पूरा उत्साह भर रहा था। कुछ करिए, नस नस मेरी खो दे है, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले हैं, हो कोई तो चलिए, जिद पड़िए, कुछ करिए, तू बेहतर या मरिए। आज की बात यहीं तक दोस्तों। अगली कहानी के साथ फिर हाजिर होती हूँ। अगर मेरा प्रोग्राम, मेरी कहानियाँ, मेरी कविताएं, मेरी शेर व शायरी आपको ज़रा सा भी अच्छी लगती हों तो मेरे इस चैनल को आप देते रहिए अपना ढेर सारा प्यार और ढेर सारा स्नेह। अगले कहानी तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।